हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये आपका हिस्ट्री का 5th लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने पार्ट 3 स्टार्ट करवाया था जिसमें आप मेसोपोटामिया के बारे में आप पढ़ रहे थे, राइट। और उसका अब मैं यहाँ पर जस्ट एक सिंपल समरी लिखवा रही हूँ। वो लिखने के बाद हम फर्दर पार्ट 4 पे बढ़ेंगे, जो लेक्चर नंबर 4 है हमारा। प्रॉपर पूरा सीक्वेंस में मैंने जो आपको बताया था कि किस तरह से पढ़ेंगे। तो लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर 3 का समरी, जैसे समरी देख लो लेक्चर 3 की। ये लेक्चर 3 जो था ये मैंने इस वाले लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में कराया होगा, आपने अगर देखा होगा तो मैंने वहां पर इलेबोरेटली आपको सब कुछ समझाया है। यहाँ पे जस्ट एक शॉर्ट में मैं आपको लिख रही हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाए, राइट। क्योंकि हम हिस्ट्री कोई रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, हम अल्टरनेट डेज पढ़ते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा एक रिविजन, एक रिकॉलिंग अच्छी जरूरी होती है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के बारे में हमने देखा था, ठीक है। ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है, सबको पता होगा। मेसोपोटामिया के बारे में देखा था। इसके बारे में हमने क्या देखा था तो देख लो। सबसे पहले ये दो नदियों के किनारे, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। नदी कौन कौन सी है? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, ओके, ठीक है। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर के बीच में बसा हुआ है। और इसके बाद आपको बताया था क्योंकि नदियों के बीच में बसा हुआ है तो फ्लड, जब फ्लड आती है तो एक बहुत फर्टाइल जो आपकी सॉइल होती है वो आपके प्लेन्स में आ जाती है। पानी उतर जाता है लेकिन मिट्टी तो वहीं रह जाती है, ठीक है। तो फर्टाइल सिल्ट जो है, फर्टाइल सिल्ट जो है वो प्लेन पर आपको दिखाई देती है, ठीक है। जो इरिगेशन के लिए, जो इरिगेशन के टाइम में भी काम आता है। इरिगेशन का मतलब भी मैं आपको इससे पहले वाले में बता चुकी हूँ कि क्या होता है इरिगेशन, ठीक है। तो अब पानी इतना पास आ गया है, फर्टाइल प्लेन मिल गया है, तो फिर और क्या चाहिए? तो क्या सबसे अच्छा डेवलप हो जाएगा? एग्रीकल्चर सबसे अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो फिर क्या हुआ? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फूड सरप्लस आता है। फूड सरप्लस आता है तो क्या होता है बेटा? फूड सरप्लस हुआ, वैसे ही ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, ट्रेड स्टार्ट हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अब कहते हैं ना, एक मिथ चलता है कि, मिथ ही कहेंगे उसको यार, और क्या कहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तब तक। एक कंसेप्ट को जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते आ रहे हैं कि इतना धन है तो खाने वाले भी होने चाहिए, इतना धन है तो उपयोग करने वाले भी होने चाहिए, इतना अनाज है तो खाने वाले भी होना चाहिए, इतनी खेती है तो उसको खेती करने वाले भी होने चाहिए, राइट। इतने लोग भी होने चाहिए कि उस खेत को संभाल सके, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड को संभाल सके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो चीज है, तो देखो फूड सरप्लस हुआ तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो स्पेशलाइज्ड हो गए किसमें? ऑक्यूपेशन में। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गए, स्पेशलाइज्ड होने लगे लोग, फिर अलग अलग ऑक्यूपेशन में स्पेशलाइज्ड होने लग गए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ट्रेड स्टार्ट होता है। अब क्योंकि इतना सब कुछ बनाने लग गए हैं, इतना सरप्लस है, बनाने लग गए हैं, तो ट्रेड तो स्टार्ट होगा ही ना। इतना सब कुछ बना कर रखेंगे कहाँ पर? अपने खुद के इस्तेमाल के लिए तो रख नहीं सकते, बाहर भी दे सकते, देंगे हम। क्यों देंगे? क्योंकि इतनी अच्छी चीज हम बनाने लगे हैं तो हम बाहर देंगे ही देंगे, राइट। अब ट्रेड स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ तो अर्बनाइजेशन होने लगा। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ आप बाहर की अच्छी चीजों को लेकर आते हैं, कुछ अपनी, अपने देश के, अपने अपने कल्चर की चीजें वहां पर देकर आते हैं, तो क्या होता है? एक अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। जब संस्कृतियों का आदान प्रदान स्टार्ट हो गया, ठीक है, सामानों का आदान प्रदान हुआ तो संस्कृतियों का भी हुआ, संस्कृतियों का हुआ तो धीरे धीरे जो कमियां आपके सिविलाइजेशन में है वो वहां से फुलफिल हो जाएगी, जो उनके सिविलाइजेशन में कमी है वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। तो क्या होता है? अर्बनाइजेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया, चीजें आने लगी तो अर्बनाइजेशन डेवलप होगा ही सही। उसके बाद इस अर्बनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी, स्क्रीनशॉट ले लो। एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी। अब इस
चलाने के लिए, ट्रेड को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ट्रेड को रन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सोचो जरा, आपको जरूरत पड़ेगी राइटिंग की। अब आपको जरूरत पड़ेगी राइटिंग की, आया समझ में? अब राइटिंग की जरूरत पड़ेगी और जहां राइटिंग आई वहां पर सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब सिविलाइजेशन बन गया है, अब राइटिंग डेवलप हो चुकी है। अब ये राइटिंग के बारे में हम जानेंगे कि कैसे डेवलप हुई, और ये डेवलप हुई उसके बाद सिविलाइजेशन ये बड़ा आगे उसको मेंटेन कैसे किया गया, क्या जरूरत लगी, क्या की राइटिंग की जरूरत लगी, क्या हमें आज उस राइटिंग की वजह से क्या हमें पता चलता है, ये सब अब पढ़ रहे हैं हम लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। ओ, आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट के बारे में बोलना ही भूल गई। हाँ, तो राइटिंग डेवलप हुई, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद राइटिंग डेवलप हुई और सिविलाइजेशन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको रफ करूं, ठीक है। आई होप अब तो ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब आगे पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 है हमारा, और लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। पहले आप समझ लो, उसके बाद में क्विक समरी में लिखवा दूंगी, तो आपको रिकॉल करने में, रिवीजन करने में, याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। लेक्चर 4 डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। क्या जरूरत पड़ी राइटिंग की, क्या जरूरत पड़ी, क्या कारण से जरूरत पड़ी? तो देखो, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड ह्यूमन बीइंग इन्वेंटेड राइटिंग? क्यों ह्यूमन ने राइटिंग को इन्वेंट किया, ठीक है, राइटिंग को इजाद किया, क्या कारण रहा है? तो ये लेक्चर आपको एक्सप्लेन करेगा, ये 4th नंबर का लेक्चर आपको एक्सप्लेन करेगा कि मेसोपोटामिया में राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई, क्यों वहां पर जरूरत पड़ी राइटिंग की, लोगों ने क्ले टैबलेट्स पे लिखना कैसे शुरू किया, स्क्राइब्स कौन थे, स्क्राइब्स वो लेखक जो टैबलेट्स पे लिखते थे, वो लोग कौन थे, राइटिंग कैसे सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती चली गई, ये सब हम पढ़ेंगे आपके इस लेक्चर नंबर 4 में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, ध्यान से सुन लो। व्हाट इज राइटिंग, राइटिंग क्या है, व्हाई वाज राइटिंग इन्वेंटेड, राइटिंग क्यों इन्वेंट हुई, व्हाई डिड राइटिंग बिगिन इन मेसोपोटामिया, वहीं पर ही क्यों स्टार्ट हुई, हाउ वर क्ले टैबलेट मेड, क्ले टैबलेट्स कैसे बनाई जाती है, फिर क्यूनिफॉर्म रिस्क्रिप्ट जो है, जो मेसोपोटामिया में यूज होती थी, वो क्या है, स्क्राइब्स कौन है, ठीक है, व्हाई वाज राइटिंग इंपॉर्टेंट फॉर सिटीज, सिटीज के लिए राइटिंग क्यों जरूरी होती है, और हाउ राइटिंग चेंज सिविलाइजेशन, राइटिंग ने सिविलाइजेशन को कैसे चेंज किया। तो सबसे पहले वाले पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज राइटिंग। डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में है, सुन लो। टॉकिंग विद सिंबल्स इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। आप सिंबल का इस्तेमाल करके आप बोलते हो, उस बोलने को आप लिख रहे हो, ठीक है, पर किसके आप बातचीत कर रहे हो, कैसे, सिंबल्स के जरिए आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये सिंबल्स है, इसके जरिए मैं बात कर रही हूँ, इसको कहते हैं राइटिंग। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब प्रॉपर बुक की एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बताएं तो राइटिंग इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्पोकन लैंग्वेज थ्रू विजिबल सिंबल और साइन सो दैट आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड एंड रीड लेटर। राइटिंग क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि भाई राइटिंग आपकी क्या है, राइटिंग वो है कि वो एक एक्सप्रेशन है, एक मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसमें आप जो बोल रहे हो उसको आप विजिबली सिंबल से आप प्रॉपर विजिबल करवा के, सिंबल से, साइन के जरिए आप अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हो। बातें कौन सी हो सकती हैं, आपके आइडिया हो सकते हैं, आप किसी इंफॉर्मेशन को बता रहे हो, या आप इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो। ये सब जो चीज है, ये जो भी लिखा हुआ रहता है और जिसमें आप आपकी बातों को एक्सप्रेस कर रहे होते हो सिंबल्स के जरिए, वो राइटिंग कहलाती है। आ गया समझ में? व्हाई डिड ह्यूमन नीड राइटिंग? तो सिंपल है, हम पूरे लेक्चर में यही सब पढ़ते आ रहे हैं कि हजारों लोग थे, ट्रेड चल रहा था, उसके बाद रिकॉर्ड्स रखने होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करना होता था, टेम्पल्स में दान आते थे, राइट,
किंग्स के काम होते थे, किंग्स कहाँ लड़ रहा है, कौन सा युद्ध लड़ रहा है, जीता या हारा, कितना नुकसान हुआ, कितनी कैवलरी थी, ये सब का ऑफिशियली क्या क्या होता था, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें राइटिंग की जरूरत पड़ी। आया समझ में? फिर आता है व्हाई डिड राइटिंग बिगिन इन मेसोपोटामिया। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी समझाया था, क्योंकि बहुत बड़ा सिटी था मेसोपोटामिया, जो है वो बहुत बड़ा सिटी है, बिजी मार्केट रहता था, टेम्पल्स होते थे वहां पर, राइट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया वाले, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको पूरा व्यवस्थित ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे, राइट? रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी तो सब खराब हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े सिविलाइजेशन, यही अव्यवस्था के कारण बड़े बड़े सिविलाइजेशन जो है वो खराब, नष्ट हुए हैं, ठीक है, बिखरे हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज कैसे होते थे, तो हम देखते हैं गुड्स क्यों मूव होते थे। सिंपल सी बात है, देखो सरप्लस आएगा तो उस स्टोर, वो जो आपने एक्स्ट्रा उगाया है उसको रखोगे कहाँ पर? आपने कुछ एक्स्ट्रा आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया है तो उसको रखोगे कहाँ पर? वो तो खराब हो जाएगा ना, किसी कीमत का कोई कीमत नहीं है उसकी, तो आप क्या करोगे? अब आप बिल्ड करोगे कार्ड, रोड पे चलने के लिए शिप्स बिल्ड करोगे, और सबको पता है कि मेसोपोटामिया वाले क्योंकि नदी के किनारे रहते थे तो उन्होंने शिप बहुत जल्दी बिल्ड कर लिए थे, तो उनका जो ट्रेड होता था वो सारा इसी से होता था, तो गुड्स ऐसे इधर से उधर मूव होते थे। अब ये कौन कौन से गुड्स होते थे वो ध्यान से सुन लो। ये किस किस के गुड्स मूव करते थे? बहुत कम मात्रा में, वेरी लिटिल रहता था, स्टोन, वुड और मेटल। उसके बाद पीपल देयर फॉर एक्सचेंज, वहां पर क्या एक्सचेंज करते थे? टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी मैंने बताया सरप्लस आया तो उसको करोगे क्या? वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। फिर कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, शेल और प्रीशियस स्टोन्स, ये सब जो था ये लॉन्ग डिस्टेंस इनका ट्रेड चलता था। वाई वॉज ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? अभी फिर से वही बात बोलूंगी मैं कि ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई चीज जो आपके पास है उसको खराब तो करोगे नहीं ना, तो ट्रांसपोर्ट तो जरूरी है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? रिवर पोर्ट्स होती थी, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया रिवर के किनारे रह रहे हैं आप, दो रिवरों के बीच में रह रहे हो, तो आपको डेली का डील करना है रिवर से, तो रिवर बोट्स होती थी, कैनाल्स के जरिए भी होते थे, बार्जेस भी होते थे, बर्ड्स भी होते थे, और एनिमल कार्ट्स भी होते थे। बाय रोड भी तो चलोगे ना यार, कि नहीं चलोगे? उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट वाज चीपर देन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवरलोड। अगर ओवर द लैंड, ओके, अगर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? आप ट्रांसपोर्ट करोगे बाय वाटरवेज, ठीक है, और वाटरवेज चीपर होता है, ये आज भी चीपर होता है, तब भी चीपर होता था। सोचो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो चीपर होता है, तो क्या होता था? द यूफ्रेटिस बिकम अ मेजर इंपॉर्टेंट रूट कनेक्टिंग सेटलमेंट। ये ट्रेड करने के लिए जो यूफ्रेटिस रिवर थी वो मेजर रूट होती थी, ठीक है। व्हाट वाज रिकॉर्डेड? क्या रिकॉर्ड करते थे? अब ये देखो, अब हम आ गए ना डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग वाले पे। क्या रिकॉर्ड करते थे? ये रिकॉर्ड करते थे क्ले टेबलेट पे ऑक्सन, फिश, ब्रेड, ग्रेन, बोर्ड्स और नंबर। देयर वर अकाउंट्स नॉट स्टोरीज। ये अकाउंट्स होते थे, क्योंकि ट्रेड करते थे ना ये, तो ट्रेड क्या करते थे? ये ऑक्सन के ट्रेड करते थे, फिश में करते थे, ब्रेड में करते थे, ग्रेन्स भी करते थे, बोर्ड्स भी करते थे, और नंबर्स, ये सब ये कहाँ लिखते थे? ये सब उस क्ले टेबलेट पे ये लोग लिखते थे, ठीक है। फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड हमें मेसोपोटामिया में कहाँ मिला है? 3200 बीसी के टाइम पर, बीसी का है वो क्ले रिकॉर्ड, और वो क्या है? क्ले टेबलेट, वो उरुक का क्ले टेबलेट है। वो बताता है कि सबसे पहले उरुक में ही राइटिंग स्टार्ट हुई थी। वहां पर उस टेबलेट में हमें क्या क्या मिला है? लिस्ट ऑफ गुड्स की लिस्ट थी, नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, और टेम्पल्स का अकाउंट्स है। क्योंकि देखो टेम्पल्स इतने सारे हैं तो टेम्पल्स में ऑब्वियस सी बात है दान आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, उसको भी तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। पता चले कि दान आ रहा है और गायब हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे व्हाट वर क्ले टेबलेट। क्ले टेबलेट क्या होती है? अ क्ले टेबलेट इज अ फ्लैट पीस ऑफ अ वेट क्ले। क्या होता है? गीली मिट्टी रहती है, उसकी चपटी एक प्लेट बना लेते हैं, और उसको उस पर लिखा जाता है राइटिंग, उसके ऊपर जो लिखा होता है उसको हम क्ले टेबलेट कहते हैं, उसकी सरफेस पर जो लिखा होता है उसको हम क्ले टेबलेट कहते हैं। समझ लो कि आज जब हम नोटबुक पे लिख रहे हैं उस टाइम पर वो मिट्टी की वो उस प्लेट के ऊपर लिखते थे। अब वे क्ले टेबलेट बनती कैसे थी? ध्यान से सुनना। वेट, ये आप भी बना सकते हो, हमने भी बनाई है बचपन में, आप भी बना सकते हो। पहले हम मिट्टी से खेलते थे, लिटरली
हम मतलब आज के समय में तो इस प्लास्टिक के इतने सारे खिलौने आ गए हैं, तब भी होते थे, लेकिन नॉर्मली बच्चे उस टाइम पर, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, मैं जब छोटी हुआ करती थी तब हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर उससे खेलते थे। लिटरली मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, मिट्टी से शिप बनाएंगे, बहुत कुछ बनाते थे मिट्टी से। गमले में से मिट्टी निकाली, कंकर हटाए, उससे बनाया। तो क्ले टेबलेट्स भी हम बनाते थे, उसके ऊपर कुछ कुछ लिखते थे, जैसे मिट्टी के सिक्के बनाते थे। अब सिक्कों के ऊपर तो कुछ ना कुछ कलाकारी करोगे ना, वैसे। अब ये क्ले टेबलेट ये लोग कैसे बनाते थे, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या करते थे, गीली मिट्टी लेते थे, उसको शेप बनाते थे, उसका शेप बनाते थे स्मॉल फ्लैट टैबलेट के उसमें, जैसे पेपर की तरह। ये समझ लो कि गीली मिट्टी ली, उसको पेपर की तरह बनाया। अब पेपर की तरह बनाया, उसकी सरफेस को स्मूथ कर लिया। उसके बाद स्मूथ करने के बाद ये क्या करते थे, रीड का स्टाइलस होता था, मतलब एक तरह का बांस होता है, वो पतला पतली पेन की तरह होता है, उससे ये उसके ऊपर मतलब लिखते थे, वो मिट्टी के ऊपर लिखते थे। अब जब आप उससे लिख रहे होते हो ना, तो एक तरह का ट्रायंगुलर शेप रहता है, एक तरह का ट्रायंगुलर शेप की तरह आपकी राइटिंग होती है, राइट। लाइक यूं समझ लो कि इस तरह से जाती है आपकी राइटिंग, यूं इस तरह से जाती है आपकी राइटिंग। अब आप इस तरह से लिख रहे होते हो, और ये आप उस टैबलेट के ऊपर आप लिखते हो, और लिखने के बाद क्या करते हो, वो तब सॉफ्ट रहती है, तो आप उसके ऊपर आराम से किसी भी तरह की साइंस बना सकते हो, किसी भी तरह के सिंबल्स बना सकते हो। अब उसको सनलाइट में ये ड्राई करते थे। सनलाइट में ड्राई करने के बाद ये, अब जो वो मिट्टी पे लिख दिया है वो परमानेंट हो गया है। अब उसको तुम एडिट नहीं कर सकते, एडिट करने जाओगे तो टूट जाएंगे, ठीक है, एडिट नहीं कर सकते। यही मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो लिखे हुए पर ज्यादा बिलीव करते हैं, पर ये ऑन पेपर लिखे हुए की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं, क्लेव टैबलेट्स की बात कर रहे हैं। इन पर लिखे हुए पर ज्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि अगर आपने एक बार पत्थर पे या मेटल पे इंस्क्राइब कर दिया, अब आप उसको एडिट करोगे तो वो चीज आप वहां पर डैमेज कर दोगे। तो इस वजह से ओरिजिनल लिखी हुई जिस चीज को मानते हैं, वो जो ओरिजिनल लिखा हुआ जिसको मानते हैं और सही इंफॉर्मेशन जिसको मानते हैं, वो यही सब है। क्ले टेबलेट, इंस्क्रिप्शंस, यही जो है वो सही टेबलेट, वही सही आपके एविडेंस माने जाते हैं, ठीक है। ये हिस्टोरियंस इस तरीके से काम करते हैं। अब ये रीड स्टाइलस क्या होता है, रीड एक तरह का प्लांट होता है, आप देखिएगा, एक तरह का प्लांट होता है, उसका एक राइटिंग, उसका एक टूल बनाते हैं ये लोग, पेन की तरह बनाते हैं। आप, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, रीड स्टाइलस करके आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको वो दिख जाएंगे, प्रॉपर एक बहुत सुंदर खूबसूरत पेन की तरह रहते हैं, वो दिख जाएंगे आपको, ठीक है। एक प्लांट होता है जिसका ये टूल, जिससे ये टूल बनाते हैं, और वो टूल ही पेन की तरह काम करता है, ठीक है। अब क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट जो होती थी वो ये लोग लिखते थे। अब मेसोपोटामिया में क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट यूज होती थी। ये क्या है, ध्यान से सुन लो। क्यूनीफॉर्म इज द वेज शेप्ड राइटिंग, मतलब ये है वेज शेप्ड राइटिंग, ये वेज शेप्ड राइटिंग है, आई समझ में। इस तरह से अगर आप खूबसूरत ट्रायंगुलर शेप में अगर वो राइटिंग चल रही है, ट्रायंगुलर शेप में अगर वो राइटिंग बन रही है, आप ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेज शेप्ड इसी को कहते हैं, ठीक है। कि जो आपकी लिखावट है वो मिट्टी के ऊपर लिख रहे हो आप, तो नोक की तरह बनती है, मतलब वो शेप जो बनता है, हर वर्ड में आपके नोक आती है, ठीक है। एक हर वर्ड के आगे पीछे बीच में आप बहुत नुकीली धार जैसी आपको दिखाई देगी। उस राइटिंग को मेसोपोटामिया में यूज करते थे। कब यूज करते थे ये राइटिंग, कब जब यूज होती थी 2600 बीसी के करीब, 2600 बीसी के करीब ये क्यूनीफॉर्म राइटिंग और ये यूज होती थी। और ये लैंग्वेज यूज करने वाले सबसे पहले कौन थे, सुमेरियंस थे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि पच्चर सुना होगा आपने, पच्चर के आकार की लेखन प्रणाली होती है ये, वेज शेप्ड राइटिंग सिस्टम होता है पच्चर के आकार की। तो मतलब अब यूं समझ लो कि यहाँ पर आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो, आप यहाँ पर शब्दों को भी अगर लिख रहे हो तो शब्द आपके किस तरह से लिखे हुए मिलेंगे, आपके शब्द लिखे हुए मिलेंगे पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, राइट। आप चित्र बनाओगे, आप उसके नीचे नंबर्स लिखोगे, इस तरीके से जो लिखावट होती है उसको वेज शेप्ड कहते हैं। तो ये वाली जो राइटिंग होती थी वो ये यूज करते थे, ठीक है। जब आप इस पेंसिल को देखोगे ना, ये रीड वाला जो मैंने बताया था, रीड पेन जो देखोगे ना, तो वो ऐसा होलो होता है, ठीक है। इस तरह का एक होलो होता है, बांसुरी की तरह समझो, ऐसा होता है। और जब हम लिख रहे होते हैं ना,
तो ट्रायंगुलर मार्क ये, क्योंकि इस तरीके से जब ये होता है ना तो आप देखोगे कि वो कोई भी चीज को लिखेगा ना तो ट्रायंगुलर मार्क्स छोड़ते जाएगा। ये जो होता है इसको कहते हैं आपकी वेज शेप्ड राइटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। स्क्रिप्ट क्या होती है? सिंपल स्क्रिप्ट क्या होती है? ऐसा राइटिंग का सिस्टम होता है जिसके अंदर आप सम सेट्स ऑफ सिंबल को यूज करते हो, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे आज के समय में इंग्लिश अल्फाबेट है, हिंदी है, तमिल है, अरेबिक है, ये क्या है? ये स्क्रिप्ट है। वैसे ही क्यूनिफॉर्म जो थी उस टाइम की स्क्रिप्ट हुआ करती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो एंशियंट मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट होती थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़े, पार्ट नंबर 13, हु वॉज स्क्राइब्स। स्क्राइब्स क्या होते हैं? लेखक होते हैं। अब ये बताऊं मैं कि उस टाइम पर हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो जो पढ़े लिखे होते थे उनको बहुत अच्छे से हर चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता था। और जो बहुत ज्ञानी होते थे लिखने पढ़ने के मामले में, वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। और वो जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते थे करते हैं, तो वो जो बंदे इतने पढ़े लिखे हैं और रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उनको हम स्क्राइब कह रहे हैं। एक सिंपल डेफिनेशन बताओ तो, स्क्राइब वॉज अ ट्रेन्ड पर्सन हुज जॉब वॉज टू राइट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। समझ में आ गया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को लिखने के लिए उसका काम क्या? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। वो लिखने वाला जो होता था वो होता था स्क्राइब। अब स्क्राइब बनना बहुत उस टाइम पर प्रोफेशनल, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन था। मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई होनी चाहिए, तब जाके आप स्क्राइब बन पाते थे। ड्यूटी ऑफ स्क्राइब क्या होती थी उस टाइम पे? टैक्स रिकॉर्ड रखते थे ये लोग, ट्रेड रिकॉर्ड रखते थे, टेम्पल के अकाउंट्स रखते थे। टेम्पल के अकाउंट समझ रहे हो ना? कितना दान आया, फिर कितना यूज हुआ, कितना बचा है वो। गवर्नमेंट ऑर्डर्स करते थे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स रखते थे लिख के, लॉज रखते थे, लैंड्स रखते थे, और लैंड के रिकॉर्ड रखते थे, और लेटर्स। अब ये सब इनका काम होता था। वाई कुड एवरीवन नॉट राइट? क्यों नहीं लिखते थे? अभी मैंने बताया, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती थी आपकी कौन सी, हाँ, यूनिफॉर्म जो आपकी स्क्रिप्ट होती थी ये बहुत टफ होती थी, सीखना भी बहुत मुश्किल होता था। हंड्रेड्स ऑफ साइंस होते थे, आप कैसे लिखोगे? इनकी ट्रेनिंग सालों चलती थी। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती थी कि हर इंसान इतना पढ़ लिख ले और स्क्राइब बन जाए। तो राइटिंग उस टाइम पर कुछ ही लोगों को आती थी और कुछ ही लोग समझते थे। हाउ डिड राइटिंग चेंज? अब राइटिंग चेंज कैसे हुई? समझ लो कि पहले आप पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे, नंबर्स के फॉर्म में लिखते थे, अब आप प्रॉपर सिंबल का यूज करने लग गए। पहले आप ग्रेन की जगह ग्रेन बनाते थे। पिक्टोग्राफिक होता है फॉर्म, मतलब अगर मैं पेन कहूं तो पेन पेन नहीं लिखूंगी मैं, PEN नहीं लिखूंगी मैं, क्या करूंगी? मैं पेन नहीं लिखूंगी, मैं पेन बना दूंगी। ये होता है पिक्टोग्राफिक फॉर्म। ठीक है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे जब आप लिखते हो तो आपको धीरे धीरे पता चलता है, आपको धीरे धीरे शब्द दिखने मिलने लग जाते हैं, और फिर ऐसे ही राइटिंग ईजाद हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब मैं बता चुकी हूँ कि राइटिंग का कैसे इस्तेमाल हुआ, क्या क्ले टेबलेट्स का इंपॉर्टेंट रहा है, क्यों हिस्टोरियन इतना ज्यादा क्ले टेबलेट्स को मानते हैं, तवज्जो देते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाई वाज राइटिंग अ रिवॉल्यूशन। राइटिंग रिवॉल्यूशन कैसे बनी? ठीक है, राइटिंग का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? देखो, विदाउट राइटिंग, सिंपल सी बात है, विदाउट राइटिंग हम कुछ भी एक्यूरेटली प्रिजर्व नहीं कर सकते, कुछ भी हम संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास संभालने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं ना। लिखा ही नहीं है तो उसको संभालोगे कैसे? तो अपना नॉलेज क्ले टेबलेट पे उतारना, कानूनों को क्ले टेबलेट पे उतारना, अकाउंट्स को क्ले टेबलेट पे उतारना, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को, हिस्ट्री को, इनको सबको लिखना और उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ धीरे धीरे राइटिंग में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद एक आखिरी और एक जस्ट कंपैरिजन बताती हूँ, मॉडर्न कंपैरिजन। किससे किससे कर रहे हैं हम? मेसोपोटामिया से। जैसे आज के तारीख में हम किसी भी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते तो हमारे पास क्या है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए? लैपटॉप है, फोन है, हम उसमें रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। यही समझ लो कि मेसोपोटामिया करता था। उनके पास कंप्यूटर की जगह टैबलेट हुआ करती थी, क्ले टैबलेट, तो वो उस पर लिख कर रखा करते थे, उसको प्रिजर्व रखा करते थे। सिंपल, बहुत सिंपल कंपैरिजन बताया। अब इसका देख लो, एक क्विक समरी में बता देती हूँ इसकी भी कैसी है, तो ये लेक्चर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ सिटीज होती है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सिटीज, आई थिंक मुझे ऐसे लेना चाहिए यहाँ पर ना, 2 पार्ट्स में। ग्रोथ
ऑफ सिटीज। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सिटीज के बाद क्या होता है, मोर ट्रेड स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको पता है इससे पहले वाले में मैंने बताया था, वहां तक तो आप पहुंच ही गए थे। मोर ट्रेड के बाद मोर गुड्स, जितना ट्रेड करोगे उतना गुड्स आपके राज्य में बढ़ जाएगा ना। ठीक है, मोर गुड्स आया तो क्या आएगा, मोर रिकॉर्ड नीडेड। इतना लिखोगे कैसे, इतना इतना रखोगे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, रिकॉर्ड्स की। तो मोर रिकॉर्ड नीडेड, रिकॉर्ड्स नीडेड, रिकॉर्डेड नीडेड, सॉरी, हाँ, मोर रिकॉर्ड्स नीडेड, रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी हमें। अब रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइटिंग को इन्वेंट करना पड़ेगा। अब राइटिंग इन्वेंट हुई, राइटिंग इन्वेंटेड। ओके, राइटिंग इन्वेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ, क्ले टेबलेट का भी इजाद हुआ। लिखोगे किस पे, क्ले टेबलेट्स। आज तो पेपर है, वो भी कहीं ना कहीं से इन्वेंट हुए ना, राइट। इसी के जरिए सोचो, यही बेस बना है तो आज जाके पेपर बन पाए हैं। स्क्रिप्ट क्या यूज करते थे, यूनिफॉर्म। ये स्क्रिप्ट होती थी मेसोपोटामिया की। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होती थी। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के बाद इनको लिखने के लिए कौन होते थे, स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स बता दिया है मैंने कौन होते थे, कैसे क्यों कैसे बनते थे स्क्राइब्स। और ये क्या मेंटेन करते थे बेटा, ये एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड सब इनके अंडर होता था, ये सब मेंटेन करते थे। फिर ऐसे ही सिविलाइजेशन जो है, इतना दिखेगा क्या यहाँ नीचे, हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, आई थिंक दिख जाएगा, मुझे तो लग रहा है दिख जाना चाहिए। मैं लिखूँ तो, चलो छोड़ो नहीं लिखते, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते बीच में। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सिविलाइजेशन बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। ऑब्वियस सी बात है, सिविलाइजेशन becomes more organized। ऑर्गेनाइज होने के लिए किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको लिखने की जरूरत है, और लिखने के लिए ही राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपको पता रहेगा। अब ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपके पास है, समझा मैंने दिया है, आपको याद करने की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5, इसके आगे का हम पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, एक बात और बता दूं, हर लेक्चर से पहले मैं एक रिवीजन थोड़ा सा, मतलब पहले वाले लेक्चर का ले लिया करूंगी, तो अच्छा रहेगा, कंटिन्यूएशन में आपका एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा।